एंग्लो मैसूर संघर्ष 4 लगातार युद्धों के रूप में पढ़ा जाता है, जो कि 18वीं शताब्दी में साउथ इंडिया में हुए थे। साउथ इंडिया में किसके बीच में हुए थे? तो अंग्रेजों और मैसूर राज के बीच में, जिनके परिणाम ये निकले कि मैसूर राज लगभग 90% अंग्रेजों के अधीन आ गया था, सिवाय श्रीरंगपट्टम को छोड़ के। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टम को उस समय की जो वोडेयर डायनेस्टी थी उसको सौंप दिया था, और जो कि 1947 तक एज अ प्रिंसली स्टेट रहता है, जिसने 1940 में हुए संविधान सभा के चुनाव में भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो आज के इस वीडियो में उन चारों युद्धों के बारे में बात करेंगे। पहला एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 69 के बीच में, दूसरा 80-84 और तीसरा 86 से 92, चौथा हुआ था 1799 में। ठीक है, तो इनको हम क्रम से पूरी कहानी की तरह विद मैप के पढ़ेंगे, मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हैदर अली के बारे में, क्योंकि यहाँ पे जो मैसूर के हम जो एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ेंगे इसमें हैदर अली से शुरुआत होती है और इनके पुत्र टीपू सुल्तान पे खत्म होता है, तो इनको जानना जरूरी है थोड़ा सा। तो हैदर अली कौन है? अ सोल्जर इन द मैसूर आर्मी। ये आपको जो मैप में दिख रहा है ये मैसूर का मैप है। इस मैसूर राज्य की आर्मी में एक सोल्जर था, लेकिन उसकी मिलिट्री स्किल्स बहुत अच्छी थी। इस वजह से कृष्णराज वोडेयर द्वितीय ने, जो कि 18वें शासक हैं वोडेयर डायनेस्टी के, ठीक है, उन्हें दलावई कमांडर इन चीफ का पद दिया। किसे? हैदर अली को। बाद में उसे चीफ मिनिस्टर भी बनाया गया मैसूर स्टेट का, जिसके बाद से वो डी फैक्टो रूलर के रूप में उभरता है। अब ये प्रश्न उठता है कि डी फैक्टो रूलर क्या होता है? तो ये ऐसा मान लो कि आपके सामने सम्राट या राजा तो है, पर आपकी चलती है। तो कृष्णराज के होते हुए भी सबसे ज्यादा चलती थी किसकी? हैदर अली की। तो वो डी फैक्टो रूलर के रूप में उभरता है और उसने यहाँ पे मॉडर्न आर्मी अपने इसी स्टेट में आधुनिक सेना तैयार की और उसको ट्रेनिंग देनी शुरुआत कर दी। साथ ही साथ यहाँ पे हम जब देख रहे हैं तो 53 कोर जो था वो ब्रिटिशों के जो संबंध में था, मतलब ब्रिटिशों के संपर्क में था। तो यहाँ ब्रिटिश थे, इस तरफ कुछ ब्रिटिश थे, ऊपर निजाम और यहाँ मराठा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में इसने एक अपनी अलग से सेना तैयार की और इस वजह से जो पहला एंग्लो मैसूर वार होता है तो वजह ये बनती है कि ब्रिटिशों को भनक लगती है कि हैदर अली एक बहुत बड़ी सेना तैयार कर रहा है, तो कुछ आगे जाके कन्फ्लिक्ट ना कर दे, तो उसको दबाने के लिए ये पहला युद्ध लड़ा गया था। तो हैदर अली बुल्ट अ स्ट्रॉन्ग आर्मी एनेक्स्ड मैनी रीजन्स इन द साउथ। इसने साउथ के कुछ क्षेत्रों को जीत भी लिया था। बिदनूर, कनारा, सेरा, मालावार, सुंडा सब ये यहीं पे हैं। कनारा, मालावार ये आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो रीजन है ये मालाबार तट पूरा कब्जे में कर लिया था इसने अपनी इस सेना के साथ। ही आल्सो टुक फ्रेंच सपोर्ट। इससे फ्रेंच सपोर्ट भी मिला था। देखो यहाँ पे फ्रेंच कंपटीटर थे ब्रिटिशों के, तो फ्रेंच को फायदा मिल रहा था टीपू या कहते तो हैदर अली के साथ फ्रेंडशिप करके। तो हैदर अली को सपोर्ट किया फ्रेंच आर्मी ने, और इस बात से ये लोग भी थोड़ा सा नाराज हो गए थे ब्रिटिश लोग के, यार तुम लोग अच्छे सपोर्ट ले रहे हो। तो इस वजह से ब्रिटिश लोगों को ये अलार्म कर देता है, उनको चेतावनी देता है कि आगे आने वाले कुछ समय में विवाद हो सकते हैं। आप देखते हैं कि पहले जो युद्ध हुआ था उसमें हुआ क्या था एक्चुअली में। द कोर्स ऑफ द वार, ब्रिटिशों ने क्या किया? मैसूर के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। मराठाओं और निजाम को अपने, निजाम कौन? हैदराबाद के। तो ये आपको जो मैप में दिख रहे हैं ये मराठा है। ठीक है, मराठा लोग यहाँ पे एक्टिव हो गए थे जब औरंगजेब की डेथ हो गई थी। ठीक है, तो औरंगजेब की डेथ 1707 में हुई थी, उसके बाद से मराठा एक बड़ी शक्ति रूप में उभरते हैं। तो वहां पे मराठाओं और ब्रिटिश, देखो ब्रिटिश यहाँ पे हैं, बंगाल साइड हैं, थोड़े ब्रिटिश यहाँ पे हैं, इन लोगों ने सपोर्ट लिया मराठाओं का और निजाम का। ठीक है, किस पे अटैक करने के लिए? मैसूर पे अटैक करने के लिए। तो मैसूर को घेर लिया ब्रिटिश, मराठा और निजाम ने। ठीक है, लेकिन यहां पे हैदर अली की स्किलफुल डिप्लोमेसी काम आई। ये बहुत अच्छा डिप्लोमेट इंसान था, जिस प्रकार से बात करता था तो लोगों को अपने प्रभाव में जल्दी ले लेता था। तो इस प्रकार से इसने मराठाओं और निजाम को थोड़ा सा अपने साइड किया। बट द ब्रिटिश अंडर जनरल स्मिथ डिफीटेड अली इन 1767। इसके बावजूद भी ब्रिटिश जनरल स्मिथ ने अली को डिफीट कर दिया, हरा दिया 1767 में। इसके बाद उसके पुत्र ने, टीपू सुल्तान उसका पुत्र है, ये अभियान को जारी रखा मद्रास की तरफ। टीपू सुल्तान यहां मद्रास की ओर निकल लेते हैं कि यार मेरे पिता को तुमने हराया है तो उसका बदला लेने के लिए। मद्रास उस समय अंग्रेजों के कब्जे में ही था मोस्टली। ठीक है, अब इसका परिणाम देखते हैं। तो 1769 में
ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन की गई। इसमें हुआ क्या कि इस युद्ध में, जो युद्ध लड़ा गया था पहले, उस युद्ध में जितने भी जो क्षेत्र जीते गए थे, चाहे अंग्रेजों के हों चाहे वो हैदर अली के हों, तो जिसने जिसके जीते उसको लौटाने होंगे। तो जो टेरिटरीज थी उनको रिस्टोर किया गया और साथ में एग्रीमेंट किया गया कि अगर कोई भविष्य में फॉरेन अटैक होता है तो आपको अंग्रेजों की हेल्प करनी होगी। किसे? हैदर अली को। और हैदर अली को भी बोला गया कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हम सपोर्ट करेंगे। तो इस प्रकार से ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुई। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुई हैदर अली और ब्रिटिशों के बीच में 1769 में। मद्रास कहां पे? तो ये है कोरोमंडल पे मद्रास है। ठीक है, आप देखते हैं सेकेंड एंग्लो वार। तो सेकेंड जो एंग्लो मैसूर वार है वो 1780-84 में चला। अब इसके कॉज क्या रहे? तो देखो यहां पे मराठाओं ने, ये जो मराठा हैं, पेशवा वगैरह हैं, इन लोगों ने मैसूर पे अटैक कर दिया 1771 में। ठीक है, तो 1771 में मराठाओं ने मैसूर पे अटैक किया। हो सकता है कि कुछ अनबन हो गई हो, तो ब्रिटिश रिफ्यूज टू ऑनर। अब यहाँ पे जो ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई थी कि आपको हेल्प करनी होगी जब कोई विपत्ति में हो, चाहे वो हैदर अली हो चाहे ब्रिटिश हो, तो यहाँ पे ब्रिटिशों ने ट्रीटी ऑफ मद्रास को मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, एज अ रिजल्ट हैदर अली टेरिटरीज वर टेकन बाय द मराठा। और हैदर अली को सपोर्ट मिला नहीं, तो हैदर अली के कुछ टेरिटरीज को मराठाओं ने, पेशवाओं ने अपने कब्जे में ले लिया। देखो जैसे लिख रहा है, ये वाला जो रीजन दिख रहा है आपको, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ग्रीन कलर में, तो ये एरिया मराठाओं ने अपने कब्जे में ले लिया। और साथ ही साथ इसको एक नुकसान हुआ कि 36 लाख रुपए इसे एनुअली ट्रिब्यूट के रूप में देना होगा पेशवा को। ये भी इससे साइन करवाया गया हैदर अली से। तो व्हेन द इंग्लिश अटैक्ड माहे, अब इस बात से देखो हैदर अली क्या हुआ, थोड़ा सा रुष्ट हो गया और ब्रिटिशों से हेट करने लगा, ब्रिटिशों के सपोर्ट में नहीं था। अब जब बारी आती है ब्रिटिशों की, तो ब्रिटिशों ने जब माहे पे अटैक किया, जो कि एक फ्रेंच पोजीशन था अंडर हैदर अली डोमिनियन। हैदर अली का जो राज्य है मैसूर, इसके अंदर यहाँ पे फ्रेंच लोग थे। ठीक है, यहां से फ्रेंच लोग मैसूर को सपोर्ट करते थे। इन फ्रेंच को डिफीट करने के लिए ब्रिटिशों ने जब माहे पर अटैक किया, तो हैदर अली ने क्या कर दिया, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। हैदर अली फ्रेंच के सपोर्ट में उतरे 1780 में। इस युद्ध में क्या हुआ, हैदर अली फोर्ज्ड एन अलायंस विद निजाम। हैदर अली ने निजाम और मराठाओं को, ठीक है, अपने ओर किया और ब्रिटिशों को आरकोट में डिफीट कर दी थोड़ा सा। ठीक है, और लेकिन इस युद्ध में हैदर अली मारा गया। 1782 में हैदर अली मारा गया। वार वाज कंटिन्यूड बाय हिज सन टीपू सुल्तान। उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने इस युद्ध को आगे जारी रखा। सर आयर कूटे, जिसने हैदर अली को कई सारी चीजों में, कई सारे क्षेत्रों में हराया था, तो एंडेड द वार इनकंक्लूसिवली विद द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। तो इस युद्ध का जो परिणाम निकला वो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के रूप में निकला। तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर में क्या बात की गई, तो एज पर द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर बोथ पार्टीज एग्री टू रिटर्न द कैप्चर टेरिटरीज। दोनों पार्टी, ठीक है, ब्रिटिश और हैदर अली की, जो टीपू सुल्तान, हैदर अली खत्म हो गए थे, टीपू सुल्तान से बोला गया कि आपने जो चीजें जीती हैं, जो क्षेत्र जीते हैं, और जो प्रिजनर्स हैं आपके पास ब्रिटिश, वो सारे वापस करने होंगे और हम भी यही करेंगे आपके साथ। अब देखते हैं थर्ड एंग्लो मैसूर वार। तो तीसरा युद्ध कैसे हुआ, इसके पीछे कारण क्या रहे। द ब्रिटिश स्टार्टेड इंप्रूविंग देयर रिलेशनशिप। अब ब्रिटिशों को लगा कि यार अगर हम इनसे रिलेशन अच्छे कर लें अपने हैदराबाद के निजाम और मराठाओं से, तो हम मैसूर को आगे भविष्य में कब्जे में ले सकते हैं, क्योंकि मैसूर को सपोर्ट मिल गया था दूसरे युद्ध में इन दोनों का। तो सबसे पहले ब्रिटिशों ने सोचा कि हम इनके साथ अपने रिलेशनशिप अच्छे रख लें, निजाम हैदराबाद के और मराठाओं के साथ। टीपू सुल्तान ने फ्रेंच के साथ अपने संबंध बनाए रखे अच्छे। ठीक है, तो टीपू सुल्तान को फ्रेंच हेल्प मिली, लेकिन इसने रिफ्यूज किया। अच्छा, जो वहां पे ट्रीटी हुई थी, ठीक है, तो उस ट्रीटी में जो साइन किया गया था कि इंग्लिश प्रिजनर्स को हम छोड़ देंगे, तो इंग्लिश प्रिजनर्स को रिफ्यूज किया छोड़ने को। किसने? टीपू सुल्तान ने, क्योंकि टीपू सुल्तान यहां दुखी था कि उसके पिता की मृत्यु इस युद्ध में हुई थी। तो टीपू सुल्तान आक्रोश था, उसने अंग्रेजी कैदियों को छोड़ने से मना किया। ठीक है, जो कि ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के अंतर्गत साइन किया गया था कि आप मेरे प्रिजनर्स छोड़ दोगे, पर टीपू सुल्तान ने नहीं छोड़ा। तो ये भी कॉज रहा। अब देखते हैं कि जब युद्ध छिड़ जाता है तो होता क्या है। तो टीपू ने
वार या कहें तो युद्ध छेड़ दिया 1789 में त्रावणकोर। ये त्रावणकोर है, ये एक फ्रेंडली स्टेट था किसका? अंग्रेजों का, ब्रिटिशों का, फ्रेंडली स्टेट ऑफ ब्रिटिश। 1790 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1790, देखो 1789 में, ठीक है 1789 में यहाँ पे 89 है, हाँ 89 में यहाँ पे टीपू सुल्तान ने इसकी ओर रुख किया, ठीक है। इसके बाद 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान को घेर लिया। तो टीपू सुल्तान के ऊपर जो वॉर अटैक किया तो 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। टीपू वाज डिफीट इन द फर्स्ट पे, टीपू शुरुआत में तो हारा लेकिन बाद में वह अपने पैर जमा पाया कैसे भी करके। उसके बाद अंग्रेजों ने टीपू की ओर रुख किया। तो यहाँ जो अंग्रेज लोग थे वो टीपू की ओर बढ़ गए कि टीपू को हम दबा लेते हैं। यहाँ पे टीपू बहुत ज्यादा मतलब यहाँ पे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभर रहा था। तो इसकी जो राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, वहां पे इसे घेर लिया और वहां पे टीपू सुल्तान को शांति समझौता करना पड़ा। इसके रिजल्ट क्या रहे? तो द वार एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। तो श्रीरंगपट्टनम की जो ट्रीटी हुई थी 1792 में हुई थी, वो इस वार का परिणाम थी। एज पर द ट्रीटी टीपू हैड टू सीड हाफ ऑफ हिज किंगडम। तो मतलब इस ट्रीटी के आधार पे टीपू को अंग्रेजों को मालाबार, दिंदीगुल, कूर्ग और बड़ा महल ये एरिया अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। प्लस साथ ही साथ 3 करोड़ रुपए एज अ पेनल्टी भी देनी पड़ी। तो 3 करोड़ रुपए इतना सारा एरिया टीपू को देना पड़ा और टीपू को अपने 2 पुत्र भी सरेंडर करने पड़े ब्रिटिश आर्मी में, ठीक है, जब तक वो 3 करोड़ रुपए चुका ना दे। अब होता है चौथा युद्ध। यहाँ पे टीपू बहुत बुरी तरीके से टूट चुका था और टीपू का मानना था कि इट इज फार बेटर टू लिव लाइक अ लायन फॉर अ डे देन टू लिव लाइक अ जैकाल फॉर 100 years। इसका मानना था कि शेर की तरह जिएंगे भले ही खत्म क्यों ना हो जाएं, एक दिन कम से कम शेर की तरह जिएंगे। तो चौथा युद्ध छेड़ देता है ये। तो द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम फेल्ड। इसने ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम नहीं मानी। जब ट्रीटी ऑफ मद्रास ब्रिटिशों ने नहीं मानी तो उसने श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी नहीं मानी। फेल टू ब्रिंग अ पीस बिटवीन टीपू एंड द इंग्लिश। टीपू आल्सो रिफ्यूज, टीपू ने रिफ्यूज किया सब्सिडरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि थी उसको भी एक्सेप्ट करने को रिफ्यूज किया टीपू ने। तो ये भी कारण रहा इसका। टीपू ने साथ ही साथ फ्रेंच आर्मी के साथ मिलकर कुछ अभियान किए तो जो कि ब्रिटिशों के कहीं ना कहीं थोड़े से खिलाफ थे। तो ये भी रीजन बन जाता है यहाँ पे। अब देखते हैं युद्ध के दौरान क्या हुआ। तो मैसूर वाज अटैक्ड फ्रॉम ऑल ओवर साइड। अब मैसूर को चारों तरफ से घेर लिया गया था। केवल इनके पास फ्रेंच सपोर्ट था। ये लोग पेशवा, मराठा और निजाम लोग अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। तो अब यहाँ चारों ओर से ये घिर चुके थे। इस तरफ तो ये वहां पे समुद्र था, 3 ओर से लोग घेर लिए थे। तो मराठास एंड निजाम इनवेड फ्रॉम नॉर्थ। नॉर्थ से ये मराठा और निजाम आ गए थे यहाँ पे, ठीक है, अटैक करने के लिए। और इस तरफ अंग्रेज थे ही। टीपूज ट्रूप वर आउट नंबर्ड 4:1। अब ये टीपू की जो टुकड़ियां थी वो 4:1 में बढ़ गई कि 4 ओर से अटैक हो रहा है और ये अकेले, तो जाहिर सी बात है कैसे अपनी कुछ सेना यहाँ भेजनी, कुछ वहां भेजनी होगी। इस प्रकार से इनकी स्ट्रेटजी यहाँ फेल हो गई। तो द ब्रिटिश सिक्योर्ड अ डिसीजिव विक्ट्री एट द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम। तो बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम 1799 में हुआ जहां पे ब्रिटिश लोग जीत जाते हैं और टीपू सुल्तान यहाँ पे मारा जाएगा। टीपू डाइड व्हाइल डिफेंडिंग द सिटी। यहाँ पे टीपू शहीद हो जाएंगे। रिजल्ट क्या रहे? तो रिजल्ट टीपू की जो टेरिटरीज हैं वो यहाँ पे विभाजित हो गई। देखो यहाँ पे आपको मैप में दिख रहा है। तो ये जो एरिया है वो निजाम के अंडर में आ गया, ये एरिया पेशवाओं ने ले लिया, ये एरिया ब्रिटिशों के आ गया कुछ, ठीक है, पिंक कलर में ब्रिटिशों का आ गया और ये जालीदार एरिया है ये पेशवाओं को मिल गया। और जो बीच का जो एरिया था यहाँ पे जो श्रीरंगपट्टनम है इसे सौंप दिया वोदेयर डायनेस्टी, ठीक है, जिसके कृष्णराज द्वितीय थे, तो उसको सौंप दिया, जो कि 1947 तक एक प्रिंसली स्टेट के रूप में बना रहता है। जिसने वो संविधान सभा के चुनाव हुए थे 1946 में, उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो कुल मिला के मैसूर राज्य का यहाँ पतन हो जाता है मोस्टली, ठीक है। तो मैसूर रिमेन्ड अ प्रिंसली स्टेट नॉट डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश अंटिल 1947। तो मैसूर का ये एरिया केवल श्रीरंगपट्टनम रहता है स्वतंत्र, ठीक है। अब स्वतंत्र है, छोटा सा एरिया है और वोदेयर डायनेस्टी को सौंप दिया था। बाकी चीजें तो वैसे भी पूरा छिन्न भिन्न हो चुका था। तो इस प्रकार से मैसूर का उदय और पतन कैसे हुआ हमने इस वीडियो में देखा।
उम्मीद करते हैं कि आपको ये कंटेंट पसंद आएगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसे किसी एक स्टडी ग्रुप में शेयर अवश्य करना। और इसी के साथ दिस इज सनी चौहान साइनिंग ऑफ। हैव अ गुड डे।